Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification channel. So, as you all know, this video is the part 8 of cell biology course. You have seen it in the thumbnail also. So, in the last class we have dealt about membrane transport proteins. The proteins which are involved in the transport of substance across the membrane. But today, in this lecture, we will discuss about the various type of membrane transport. So, type of membrane transport. So there are two type of transport, that is active and passive. What is active transport? Active transport is basically the transport of substances or molecules using energy. That energy can be in the form of ATP. As in a passive transport, it does not require any energy to transport the substances. Further, these active and passive transport are further classified into primary active transport and secondary active transport. Okay, and passive transport is further classified into simple diffusion and facilitated diffusion. So, in today's class, we will learn about all of them in detail. So, stay with me and listen to me carefully. So first is passive transport का एक type है simple diffusion. So what is simple diffusion? Simple diffusion basically transport of non-polar molecule. Why non-polar? Because हमारा जो membrane होती है, हमारी जो plasma membrane होती है, वो कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक बाहर से होती है और हाइड्रोफोबिक अंदर से होती है. सो हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक. सो वो हाइड्रोफोबिक लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं. सो उनको एटीपी की जरूरत होती है. एटीपी अगर जरूरत पड़ी है तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा. सो यहाँ पे हमारे क्या इन्वॉल्व होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से उनके लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साथ तरफ, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस साइड से वो अपनी उस साइड पे मूव करेंगे जहाँ पे उनकी लोअर कंसंट्रेशन है, थ्रू द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के थ्रू. और इसको हम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन को अगर वो मूव कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और डाउनहिल ट्रांसपोर्ट. ओके. एज आई हैव टोल्ड यू, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी इज नीडेड. एटीपी की जरूरत नहीं है, हेंस एनर्जी की भी नीड नहीं है. अब हमारे कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले आता है टेम्परेचर. टेम्परेचर हमारा सिंपल डिफ्यूजन को इंक्रीज करता है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन इंक्रीज होगा. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. किससे? सिंपल डिफ्यूजन से. फिर आता है हमारा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साइड जाता है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के साइज पे भी डिपेंड करता है. अगर हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे तो ये क्या होगा? वो जल्दी से मूव कर पाएंगे थ्रू द लिपिड बाइलेयर, whereas if we have large molecules so they will take time. So this is inversely proportional to simple diffusion. ठीक है. फिर आता है हमारा नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कैसा है? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होना चाहिए हमारा. लिपिड कंटेंट कैसा होना चाहिए? लिपिड कंटेंट शुड बी हाई. देन डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा सिंपल डिफ्यूजन अगर होने में. सिंपल डिफ्यूजन का एक पॉइंट ये भी है कि वो डिस्टेंस कुछ ही डिस्टेंस तक सिंपल डिफ्यूजन देख सकते हैं. हम ज्यादा दूर की ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा सिंपल डिफ्यूजन वर्क नहीं कर पाता है. ओके. देन वी हैव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब हमने सिंपल डिफ्यूजन का पढ़ लिया. उसमें क्या हो रहा था? डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा था, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा था, और उसको हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे. या फिर हम कह रहे थे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साथ जा रहा है मॉलिक्यूल थ्रू द लिपिड बाइलेयर. अब हमें वहां पे कोई भी प्रोटीन की हेल्प नहीं चाहिए थी उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए. वो सिंपली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे विदाउट द नीड ऑफ एनी
protein. But in facilitated diffusion, what happens? It is the transport of molecules such as water. वहाँ पे क्या था? हाइड्रोफोबिक. और वाटर क्या है? हाइड्रोफिलिक. मतलब ये पोलर है. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. सम आयंस, कुछ आयंस भी, और सम स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये भी कॉन्सेंट्रेशन डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा. ठीक है. पोलर चार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स एंड आयन, ये भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर हो रहा है, कुछ आयंस हो रहे हैं, स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं. ठीक है. और हमारा कार्बोहाइड्रेट हो रहा है और अमाइनो एसिड हो रहे हैं. ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है. यहाँ पे भी नो एनर्जी इज नीडेड, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके. अब हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो तरह के होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसमें. एक होता है कैरियर प्रोटीन और दूसरा होता है चैनल प्रोटीन. सो वी विल लर्न अबाउट देम नाउ. सो द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. देयर आर 3 टाइप ऑफ कैरियर्स, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट. सो I request all the new students who haven't watched the previous lecture, please do watch that lecture to understand this topic. Otherwise, it will not be helpful for you. Okay, so you have to watch these 2 lectures in series. First, you have to watch the previous lecture, then this. Okay. So, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कैरियर, इसमें क्या पढ़ा था हमने? ये एक साइड मूवमेंट कराता है. किसका? मॉलिक्यूल्स का. अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा मेंशन है, द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ये एक टाइप का यूनिपोर्ट कैरियर है क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में मूव कराता है. द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू द इरेथ्रोसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. जो हमारा ग्लूकोज का मूवमेंट हो रहा है इसमें इरेथ्रोसाइट. इरेथ्रोसाइट क्या होते हैं? ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स. ये एग्जाम्पल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का. ठीक है. GLUT1 is the carrier protein और glucose transporter in the erythrocyte. और erythrocyte में कौन सा carrier protein है? GLUT1. Okay. So you have to learn the example also. GLUT1 is an integral membrane protein. GLUT1 क्या है? कैरियर प्रोटीन है जो कि इरेथ्रोसाइट में प्रेजेंट है और ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगा. So for understanding the concept of integral membrane protein, you have to watch the second lecture of this course. So please आप लेक्चर कंटिन्यूसली देखिए, तभी आपका हेल्पफुल होगा, तभी आपको पूरा डिटेल में सिलेबस समझ आएगा. अदरवाइज यू विल ओनली mug up the things and you won't get any benefit out of it. So you have to watch the lectures in series. I am focusing it again and again for your benefit. Okay. So GLUT1 is an integral membrane protein with 12 hydrophobic transmembrane segment. GLUT1 क्या है? एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है. इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सा होता है मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ. ये हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लेयर है, लिपिड बाइलेयर, और उसमें ऐसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इम्बेडेड होता है. अब ये 12 हाइड्रोफोबिक सेगमेंट बोला है. ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट तो कैसे 12 टाइम क्रॉस कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो ऐसे ही 12 टाइम पास कर रहा है मेम्ब्रेन को. ठीक है. GLUT1 होता है ये इरेथ्रोसाइट में, और ये क्या है? एक यूनिपोर्ट कैरियर है. कैसे वर्क करता है ये? सबसे पहले ग्लूकोज बाइंड टू GLUT1 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट हैज इट बाइंडिंग साइट. क्या करेगा? ग्लूकोज जो है वो GLUT1 के कैरियर प्रोटीन पे बाइंड करेगा. ये GLUT1 का कैरियर प्रोटीन था, इस पे ग्लूकोज बाइंड करा. इसके पास GLUT1 के कैरियर प्रोटीन के पास इसकी बाइंडिंग साइट होती है, तो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट होगी, इसलिए ये यहाँ पे बाइंड कर रहा है. ठीक है. फिर ये क्या करता है? ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, और सेल के बाहर खुला हुआ था भी ये क्योंकि इसको बाइंड करना था. और इस कॉन्फर्मेशन को हम T1 कॉन्फर्मेशन बोलेंगे क्योंकि ये बाहर वाली साइड खुला हुआ है.
अब इसको तो ग्लूकोज को अंदर भेजना है, तो क्या करेगा, ग्लूकोज बाइंडिंग कॉजेज द GLUT1 ट्रांसपोर्ट टू शिफ्ट टू इट्स T2 कॉन्फर्मेशन। अब ग्लूकोज के बाइंड होने से ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होता है ये T2 कन्फर्मेशन में आ जाता है, और ये क्या करता है, ये सेल के इनर साइड पे खुलता है। T2 क्या करता है, T2 कन्फर्मेशन कौन सी होती है, जिसमें ये सेल के इनसाइड में खुलेगा, और T1 कौन सी होती है, जिसमें आउटसाइड ऑफ द सेल ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये इनसाइड ऑफ द सेल ओपन हुआ, फिर ग्लूकोज इज रिलीज टू द इंटीरियर ऑफ सेल, ग्लूकोज को रिलीज किया जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज रिलीज हो गया है सेल के अंदर, इनिशिएटिंग अ सेकंड कॉन्फर्मेशनल चेंज इन GLUT1, और GLUT1 में फिर एक और सेकंड कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, और वो दोबारा से T1 स्टेट में आ जाता है। ठीक है, सो क्या हुआ, T1 स्टेट में था, ग्लूकोज बाइंड हुआ T1 स्टेट में, T1 स्टेट में ये GLUT1 प्रोटीन जो था ये बाहर की साइड खुल रहा था, अब कन्फर्मेशनल चेंज हुआ इसने ग्लूकोज को बाइंड करने के बाद, और T2 कन्फर्मेशन में आ गया, अब ये अंदर की साइड ओपन होगा, ग्लूकोज को रिलीज करेगा, और वापस से इसमें एक ग्लूकोज को रिलीज करने के बाद एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और ये सेल के बाहर खुलने लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैरियर प्रोटीन इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है GLUT1। सो GLUT1 कहाँ पे प्रेजेंट है, इरेथ्रोसाइट में। सेकेंड एग्जाम्पल इज GLUT2, GLUT2 लीवर में होता है। थर्ड GLUT3 सेरिब्रल न्यूरॉन्स में होता है, या फिर हम नर्वस सिस्टम में भी बोल सकते हैं इसको। फोर्थ GLUT4 ये स्केलेटन मसल में होता है, एंड GLUT5 ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। So you have to learn these examples. They are asked in various competitive exams. So please focus on them. Okay. Learn this table. GLUT1 present in erythrocyte, GLUT2 liver, GLUT3 cerebral neurons, and GLUT4 skeletal muscle, and GLUT5 small intestine. So these are the various GLUT proteins and their site. Okay. देन इज इरेथ्रोसाइट आयन एक्सचेंज प्रोटीन। एक आयन एक्सचेंज प्रोटीन है जिस एग्जाम्पल है एंटीपोड कैरियर का। हमने अभी क्या पढ़ा था यूनिपोर्ट में, यूनिपोर्ट का इरेथ्रोसाइट में कौन सा था, GLUT1। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इरेथ्रोसाइट आयन एक्सचेंज प्रोटीन। आयन को एक्सचेंज कर रहा है, बाहर वाले आयन से इनर वाले आयन को एक्सचेंज कर रहा होगा बेसिकली। एंड एंटीपोड कैरियर, एंटीपोड क्या होता है, दो अपोजिट डायरेक्शन में भेजता है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर साइमल्टेनियसली। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंटीपोड ट्रांसपोर्ट। Another well-suited example of facilitated diffusion is the ion exchange protein of the erythrocyte plasma membrane. ये दूसरा एग्जाम्पल है जो कि हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है, और ये कौन सा है, आयन एक्सचेंज प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो आयन को एक्सचेंज कर रहा है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इरेथ्रोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। इससे पहले हमने यूनिपोर्ट कैरियर को पढ़ा था, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, GLUT1, वो भी इरेथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट था। द एंटीपोड प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। इस एंटीपोड प्रोटीन को क्या बोलते हैं, और क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर बोला जाता है। BAND3, और ये क्या होता है, BAND3 प्रोटीन है, फैसिलिटेट द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये क्या करता है, ये क्लोराइड का और बाइकार्बोनेट का एक्सचेंज कराता है। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो रहा है, रेस्पायरिंग टिश्यू में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय कैटाबॉलिज्म एंड थर्ड इरेथ्रोसाइट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हो रही है, वो कहाँ जाती है, इरेथ्रोसाइट में आ जाता है बाहर से। उसके बाद वो वाटर से बाइंड करती है वहां पे, और एक एंजाइम आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसे कार्बोनेट में ब्रेक करता है, और हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, ये बाइकार्बोनेट बना। ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन में ब्रेक कर देता है। ठीक है, देखो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे 2 और 1 3O C1H2 होते हैं, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट में सिंगल H और एक H+ आयन बन जाता है। फिर क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट जो होता है इसको एक्सचेंज कराता है, ये कौन सा प्रोटीन,
क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर प्रोटीन। ठीक है, ये इसको बाहर भेजता है और क्लोराइड आयन को अंदर लाता है। ठीक है, अब ये हमारा रेस्पायरिंग टिश्यू में था। ठीक है, अब हम आते हैं लंग में। लंग्स में क्या होता है, हमारा बाइकार्बोनेट जो होता है वो एंटर करता है लंग्स में और वहां से क्लोराइड आयन लीव होता है। अब ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलता है और वापस से H2O एंड CO2 बनाता है। CO2 बाहर लीव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स इरेथ्रोसाइट एंड इज एक्साइट। ठीक है, सो बेसिकली हमें इसको एग्जाम्पल याद रखना है और आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि इक्वेशन कौन सी थी जिससे हमारा बाइकार्बोनेट बन रहा था और वो इक्वेशन कौन सी थी जिससे हमारा CO2 बन रहा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि हमारा जो रेस्पायरिंग टिश्यू होता है उसमें लो कंसेंट्रेशन ऑफ O2 होती है और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। दैट्स वाई CO2 इज एंटरिंग इन द रेस्पायरिंग टिश्यूज। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। और हमारे लंग्स में पढ़ा था, लंग्स में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 होती है एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। दैट्स वाई CO2 इज leaving the erythrocyte to compensate the low CO2. Okay, फिर ये हमारे कैरियर प्रोटीन थे दोनों, ग्लूटामिन बी और क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी। अब हमारा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय चैनल प्रोटीन। सो हमारा फर्स्ट चैनल कौन सा आता है, आयन चैनल। आयन चैनल आर सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिव होते हैं, मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास ऑन होने देंगे। दे आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होते हैं, स्मॉल होते हैं और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को पास होने देते हैं। मतलब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को पास होने देंगे और ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल जो स्मॉल होंगे और लिपिड सॉल्युबल होंगे, मतलब हाइड्रोफोबिक ही होगा। मोस्ट अलाउज पैसेज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आयन, ज्यादातर ऐसा होता है कि वो स्पेसिफिक होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, मतलब उनका काम ये होता है कि जो आयन के लिए वो बने हैं उसी आयन को वो पास ऑन होने देंगे। सो सेपरेट चैनल आर नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग सच आयंस, इसीलिए अलग अलग चैनल्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ आयन चैनल्स होते हैं। सोडियम आयन चैनल होगा, पोटेशियम आयन चैनल होगा, कैल्शियम आयन चैनल होगा एंड क्लोराइड आयन चैनल, सबके एक एक अलग अलग स्पेसिफिक आयन चैनल होगा। Ion channel are also necessary for to maintain the proper salt balance in the cells and airways lining of our lungs। और आयन चैनल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये प्रॉपर मेंटेन करते हैं सॉल्ट बैलेंस को सेल्स में। सॉल्ट कम होगा सेल के अंदर, ये बाहर से अपना उस जो भी आयन हमारा कम होगा उसको इनटेक कर लेंगे, और एक्स्ट्रा होगा, एक्सेस होगा तो उसको बाहर निकाल देंगे। एंड एयरवेज लाइनिंग द लंग्स, और एयरवेज में भी। ठीक है, इन लंग एपिथेलियल सेल, एक लंग्स के जो एपिथेलियल सेल होते हैं, अ स्पेसिफिक क्लोराइड चैनल नोन एज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। लंग्स के एपिथेलियल सेल में एक स्पेसिफिक क्लोराइड चैनल होता है, क्लोराइड चैनल है। ठीक है, कौन सा, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस, जिसको हम CFTR बोलते हैं, रेगुलेटर। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एयरवेज। क्या करता है CFTR, ये क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को एयरवेज में मेंटेन करता है। अब अगर हमारा डिफेक्ट हो जाए इस CFTR में तो क्या होगा, इट लीड्स टू एक्सेसिव बिल्ड अप ऑफ म्यूकस इन द लंग्स, लंग्स में म्यूकस का बिल्डअप हो जाएगा, causing a life threatening condition called as cystic fibrosis। और उससे क्या होगा, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सो हमारा चैनल प्रोटीन बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं, हर एक आयन का अलग अलग चैनल होता है, और हमारे ये क्या करते हैं, प्रॉपर सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और ये एयरवेज जो लंग्स को लाइन कर रहे हैं उनको भी, उनमें भी सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं। लंग एपिथेलियल सेल्स में एक चैनल होता है, कौन सा, क्लोराइड आयन चैनल। ये क्या करता है, ये मेंटेन कराता है क्लोराइड कंसेंट्रेशन को एयरवेज में। ठीक है,
सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर होता है इस चैनल का नाम, और इसको हम बोलते हैं CFTR। ठीक है, अगर हमारे क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन लंग्स की जो एयरवेज है उसमें ज्यादा हो जाए, या फिर ऐसा हो कि CFTR में कोई भी डिफेक्ट हो जाए, तो वहां पे एक्सेसिव बिल्डअप हो जाएगा म्यूकस का लंग्स में, और उससे एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर आता है हमारा पोरीन्स। पोरीन्स आर ऑल्सो चैनल्स। सो ये क्या कर रहे हैं, द पोर्स फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पोरीन्स आर अ टाइप ऑफ पोर्स। ये क्या कहाँ पर प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, एंड मैनी बैक्टीरिया। ये लार्ज होते हैं और लेस स्पेसिफिक होते हैं एज कंपेयर टू आयन चैनल, और इन पोर्स को हम बोलते हैं पोरीन। However, transmembrane segment of porine molecules cross the membrane not as alpha helix but as closed cylindrical beta sheet called as beta barrel. अब हमारा आयन चैनल जो था उसमें जो हमारे अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थे वो, या फिर हमने उसका पढ़ा था किसका, ग्लूट का। सो अल्फा हेलिसेस थे। बट अगर पोरीन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये सिलेंड्रिकल बीटा शीट्स होती हैं, और इनको हम बीटा बैरल भी बोलते हैं। द बीटा बैरल हैज अ वाटर फिल्ड पोर एट इट्स सेंटर, और इन बीटा बैरल में क्या होता है, ये कुछ ऐसे 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 दिखता है, बीटा बैरल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा, ठीक है। और इसके बीच में जो होता है वो वाटर फिल्ड पोर होता है। पोलर साइड चेन लाइन द इनसाइड ऑफ पोर। अब ये बीटा बैरल जो बने हुए होते हैं ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इन प्रोटीन का जो पोलर साइड चेन होती है वो क्या होता है, ये इनसाइड को इस पोर के लाइन करती है, वेयर एज द आउटसाइड ऑफ द बैरल कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर साइड चेन। और बाहर में क्या होता है, बाहर में नॉन पोलर साइड चेन होती है जो कि हाइड्रोफोबिक इंटीरियर जो है मेम्ब्रेन का उसके साथ इंटरेक्ट करती है। द पोर अलाउ पैसेज ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट। क्यों हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट क्यों पास कर पाते हैं, क्योंकि इंटीरियर पोलर है मतलब हाइड्रोफिलिक है, सो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट से पास कर पाएंगे। म्यूटेशन इन बैक्टीरियल पोरीन कैन लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर बैक्टीरियल पोरीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ सकता है। बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसा आएगा कि अब वहां पे एंट्री नहीं हो पाएगी एंटीबायोटिक्स की, मतलब ये जो पोरीन्स है ये क्लोज हो जाएंगे और इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगा, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एक्वापोरीन्स। ये दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोरीन्स। एक्वापोरीन्स आर वाटर चैनल। क्या कर वाटर चैनल है, मतलब ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करा रहे होंगे। द फैसिलिटेट द रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। और ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का रैपिड मूवमेंट कराते हैं सेल के इनसाइड से टू आउटसाइड, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 2 शॉर्ट अल्फा हेलिक्स स्पेनिंग द मेम्ब्रेन 6 टाइम। तो ये 6 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं एक्वापोरीन जो होते हैं ये, और शॉर्ट अल्फा हेलिक्सिस के बने हुए होते हैं और 2 अल्फा हेलिक्सिस के, ठीक है। प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, एंड माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। प्लांट्स में भी हैं, एनिमल्स में भी हैं और माइक्रोब्स में भी हैं। किसके बने हुए होते हैं, 2 शॉर्ट अल्फा हेलिक्स जो कि मेम्ब्रेन को कितने टाइम से स्पेंड करते हैं, 6, और क्या कराते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। दे डू नॉट अंडरगो एनी कन्फर्मेशनल चेंज ड्यूरिंग वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या हो रहा था हमारे ग्लूट 1 के टाइम में, हमने देखा था ग्लूकोज के बाइंड करने से उसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा था, बट एक्वापोरीन्स दीज आर आयन चैनल्स, और ये क्या हो रहा है, इनमें कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज नहीं हो रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट के टाइम, ठीक है। इन एडिशन टू वाटर दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ग्लिसरॉल गैस, gases like CO2, NH3, NO, O2 and even ions। और ये इन गैसेस को जैसे कि CO2, NH3,
NO2 और कुछ आयंस को भी ट्रांसपोर्ट कराते हैं, लेकिन अमोनियम आयंस को ट्रांसपोर्ट नहीं कराते हैं, और ग्लिसरॉल को भी ट्रांसपोर्ट। एक्वापोरिन 2 इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन of kidney cells is needed for resorption of water from urine being formed. एक्वापोरिन 2 जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं किडनी सेल्स के, ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर रिसॉर्प्शन करने के लिए फ्रॉम यूरिन जो कि अभी बन रहा है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्वापोरिन 2 कैन लीड टू डायबिटीज इन सी फीडर्स। ठीक है, एक्वापोरिन 3 ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ग्लिसरॉल, एक्वापोरिन 3 भी ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लिसरॉल का। ठीक है, other examples of aquaporin in mammals, different family of aquaporin have different locations, जैसे कि aquaporin 1 जो कि रेथ्रोसाइट में प्रेजेंट होगा, एक्वापोरिन 2 किडनी एपिथेलियल सेल में, एंड एक्वापोरिन 3 जो कि एस्ट्रोसाइट में ऑफ लंग्स एंड किडनीज। ठीक है, फिर आता है एक्वाग्लिसरोपोरिन, ऐसे एक्वापोरिन जो कि ग्लिसरॉल को ट्रांसफर करेंगे, वो है एक्वापोरिन 3 कैरोटिनोसाइट्स में, एक्वापोरिन 7 एडिपोज टिश्यू में, एंड एक्वापोरिन 9 इन हेपेटोसाइट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट and its type. In the next class we will discuss about active transport. So I hope you understood this lesson. If you have any doubt, you can comment down below in the comment section, or you can message me in the Telegram discussion group. You can also mail me or message me on my Instagram. So guys, please do like, share and subscribe to my channel and help me grow this channel so that I can reach a maximum number of people and help them out. My aim is to help those who can't afford any coaching and all. So I hope you like this video, and please, again I am insisting, please do like, share and subscribe. Thank you.